नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के ये सेशन हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक टर्म में रखा है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एमटेक का बेनिफिट क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है गेट का बेनिफिट क्या है। अगर गेट में टॉप 100 रैंक नहीं आई तो वो रैंक बेकार है। गाइज, आज के इस सेशन से आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे कम से कम एक आपको सही डायरेक्शन में, एक सही पाथ में एक गाइडेंस मिलेगा। और इसके साथ में कम से कम आप दूसरे अपने जूनियर्स को या दूसरे लोगों को मिसगाइड करना बंद कर दोगे। बहुत सारे बच्चों के मन में एक गलत धारणा बन गई है कि एमटेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर गेट में अगर टॉप 100 रैंक नहीं आती तो कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर ऐसा भी कि मैं तो गेट में टॉप 100 रैंक ला नहीं सकता तो मुझे गेट की प्रिपरेशन क्यों करनी है। तो वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे। इस प्लेटफॉर्म में इस सेशन के लिए मेरे साथ में मेरे कलीग प्रेजेंट है, सुमित सर। वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म आप। एंड हमारे साथ में आज के गेस्ट हैं आतीश। वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म डियर आतीश। थैंक यू सर। सुमित सर, बहुत सारे बच्चे जैसे अपने ग्रुप में मैसेज करते हैं कि एमटेक का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आज ये सेशन हम उसके रिगार्डिंग ले रहे हैं कि एमटेक का बेनिफिट है या नहीं है, गेट की प्रिपरेशन का क्या बेनिफिट है। और ये आज हम नहीं बताएंगे, ये आपको अतीश बताएगा जिसने इस जर्नी को फेस किया, यहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स फेस किए और उसके बाद आज फाइनली किसी एक मुकाम पे पहुंचा, तो लगा कि आज ये बात आपको पता होनी चाहिए। सुमित सर। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप लोगों का ये सेशन आज हम लोगों ने इसलिए रखा है कि रीजन ये है कि अभी बीच में हम लोग देख रहे हैं कि एमटेक की काउंसलिंग चल रही है और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज को लेकर कि कौन सा आईआईटी बेस्ट है। सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारे बच्चे ये हैं जनरली जो है जिनका ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग नहीं होता, लेकिन वो इस उलझन में रहते हैं कि सर मैं क्या करूं, कौन सी ब्रांच जो है ना मैं प्रेफर करूं, केमिकल इंजीनियरिंग से मुझे एमटेक करना चाहिए या फिर मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लूं, मटेरियल साइंस लूं, कंप्यूटर डिजाइन लूं, या फिर कौन सी ब्रांच चूज करूं बिकॉज मेरा केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक नहीं है। एंड इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरी गेट में इतनी अच्छी रैंक नहीं है तो मैं क्या दोबारा से गेट की प्रिपरेशन करूं या फिर चुपचाप अपना एमटेक जो है ना वो कंटिन्यू करूं। तो ये सारे जो आपकी उलझने होती हैं, सारी उलझनों का आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, सैलेंस सर देने वाले नहीं है। बिकॉज आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट आतिश है, वो आपको सारे आंसर देगा बिकॉज ही इज परसुइंग एमटेक फ्रॉम द आईआईटी एंड करेंटली उसका एमटेक अभी खत्म होने वाला है। तो सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आतिश से जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आतिश फ्रॉम माय साइड आल्सो। थैंक यू सर। और दूसरी बात ये है कि इस सेशन के अंदर में जो चीजें आपके डाउट्स होती हैं ना उन डाउट्स का अगर आंसर क्वेरी आपको अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग जो है ना अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के आप कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस पूछिएगा और उनके आंसर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो आतिश, बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज ये है कि तुम्हारी जो गेट की जर्नी थी, तो गेट की जर्नी तो बाद में आई, जब तुमने बीटेक स्टार्ट किया था तो क्या तुमको इस चीज का आइडिया था कि आईआईटी से एमटेक करना पड़ेगा, या फिर अगर इन फ्यूचर अगर हम गेट के बारे में अगर कुछ अगर जानते हो उसके पहले कभी भी कैसे स्टार्ट किया था गेट के बारे में? सर बेसिकली जब हमने बीटेक में एडमिशन लिया था तब हमारे सीनियर्स से हमने पूछा था कि मतलब गेट क्या होता है, तो वो बोलते थे कि उस चीज़ से तो आप दूर ही रहो, वो सही है क्योंकि उसमें मार्क्स लाना बहुत हार्ड रहता है। तो हमने भी जैसे जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जब तक बीटेक हमारा पास नहीं होता तब तक हम ऐसे सोचते रहे कि यार जाने दो, बीटेक क्या ही करना है, सॉरी गेट का क्या ही करना है। तो उसके बाद एक टाइम पे बीटेक खत्म होने के बाद फिर ऐसा लगा कि यार हमने गेट का प्रिपेयर ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हमने सोचा कि यार चलो गेट का ट्राई कर लेते। तब हमने शैलेंद्र सर और सुमित सर से पहली बार यूट्यूब पे मिले कि ये सर ऐसे है कि जो हमें गेट के बारे में पढ़ाते हैं, तो हमने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। तब से मैंने गेट 21 के बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने गेट 22 में मेरी 1232 रैंक आई, जिससे मुझे आईआईटी बीएचयू में एडमिशन मिला। ये सर। बीटेक किस ब्रांच से था? सर मेरा बीटेक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से था। गाइज, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है ना कि हमने पेट्रोकेमिकल से किया है तो हमें आगे पीएसयू में ऑफर नहीं मिलेगा या फिर हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा। तो आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अतीश, जब आपने पेट्रोकेमिकल से बीटेक कंप्लीट किया और फिर इसके बाद यहाँ पर बीएचयू कोर केमिकल में एडमिशन लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या कॉलेज वालों ने ऐसा कोई प्रिवेंशन नहीं रखा कि आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आप कोर केमिकल से नहीं हो? एक्चुअली सर जब मुझे बीटेक में एडमिशन लेना था तभी मुझे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए थी, पर कुछ मतलब सिचुएशन ऐसे मैच नहीं हुई कि मुझे
उसके इक्विवेलेंट एक पेट्रोकेमिकल ब्रांच में एडमिशन लेना पड़ा। पर जैसे जैसे पेट्रोकेमिकल में हुआ तो मुझे याद आया कि मतलब जैसे जैसे बार्क एनपीसीआई जैसे जैसे कोई पीएचयूज होते हैं उसमें हम एडमिशन नहीं जा नहीं सकते थ्रू पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ही पेट्रोकेमिकल की वजह से खत्म हो गए। पर मैंने तब जाना कि अगर तू एमटेक कर लेगा केमिकल में तो तेरे लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है। तो इसलिए मैंने गेट पे फिर फोकस किया। जिस कॉलेज से आई थिंक कॉलेज में अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं जनरली, तो पेट्रोकेमिकल के अंदर में जैसे कि तुमने बताया कि जब तुमने एडमिशन लिया था सच तुम्हारा इंटरेस्ट केमिकल में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमको पेट्रोकेमिकल लेना पड़ा था। लेकिन एमटेक करने के लिए जनरली तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए तुमने जो है ना एमटेक को चूज किया, बिकॉज बीटेक में तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं मिले। तो सभी के साथ ये ऑप्शन रहता है, बिकॉज ये मैसेज जाना चाहिए कि जिन भी पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट नहीं है, तो वो लोग अगर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर अपनी जर्नी के लिए अगर आगे कदम बढ़ा सकता है, तो आप लोग ऐसा क्यों सोच लेते हो कि आप केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो करके आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर वो पेट्रोकेमिकल से अगर वो हार्ड एंड फास्ट अपने पास उसके पास अगर ऑप्शंस नहीं थे तो उसने अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, तो ये चीज़ आपके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब तुमने ये चूज किया IIT-BHU, तो IIT-BHU मतलब कि बाई चॉइस लिया था या फिर जस्ट कोई फिर और दूसरा इस रैंक में ऑप्शन और कोई ब्रांच का मिला नहीं था? सर जैसे कि मेरे रैंक थी जनरल में 1232, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन IIT-BHU ही था। और मुझे उसके अलावा IIT गुवाहाटी और IIT धनबाद भी मिला था। पर जिस IIT को देख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मानो या ना मानो, जो मैंने पहली बार सर्च किया था कि IIT क्या होता है, तो पहले मुझे IIT-BHU का ही फोटो मिला था। तो वो देख के मुझे लगा यार कितना मस्त है, हम इसी IIT में जाएंगे। नसीब से उसी IIT में मैं चला गया, भले मेरी रैंक 1200 है। तो मैंने मतलब ऐसे ही हो गया। तो ये 2 साल की जो जर्नी रही, अभी तो जर्नी एंड होने के कगार पर आ गई है, तो ये 2 साल की जो जर्नी रही, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन ही होता है कि अगर उस IIT में अगर जाते हैं तो पहला उनके लिए ये होता है कि अगर एमटेक करना चाहते हैं तो प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट पर तो हम आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा कुछ लोगों का ख्वाब ये भी होता है कि यार काश अगर IIT अगर ऐसा मिल जाए जहाँ पर हम गेट का प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर सकें। ऑब्वियसली बात, तुम्हारा भी स्टार्टिंग में मन रहता होगा कि यार गेट में जो है ना एक बार थोड़ी सी और अच्छी अगर रैंक ले आएंगे तो हमारे पास PSU के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। भले ही तुम्हारी ब्रांच पेट्रोकेमिकल थी, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तुम्हारे पास में, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे पास में IOCL का ऑप्शन था, HPCL का ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन तो एटलीस्ट हमारे पास ओपन हो सकते थे। तो ये 2 साल के अंदर में कैसे तुमने गेट को मैनेज किया, गेट को प्रिपरेशन किया या नहीं किया, कैसे अपने सेमेस्टर्स को मैनेज किया, कैसे प्रोफेसर्स को प्रेशर को मैनेज किया, कैसे अपना CGPA जो है ना मेंटेन किया, ये जर्नी कैसी रही 2 साल? सर बेसिकली फर्स्ट ईयर में जब हमने एमटेक में थे तो हमें थीसिस का कुछ वर्कलोड नहीं था। हमें बस हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका पढ़ाई करनी थी। और उसके साथ साथ हमने गेट को भी साइड बाय साइड पढ़ते रहे। तो मेरी रैंक 1232 से इम्प्रूव होकर 509 तक आई थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो ISA में जाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि HPCL का एग्जाम था, इस बार मैंने HPCL दिया था, पर मेरा अनफॉर्चुनेटली 0.75 मार्क्स से रह गया। जनरल का कट ऑफ 124.75 गया था और मुझे 124 मिले, तो उसमें भी नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था उस टाइम पे। तो चलन सर, तो गाइज मेन यही है। अच्छा आतिश, जब आप ये 0.75 मार्क्स से रह गया, लेकिन फाइनली उस लेवल तक पहुंचने में आपकी जो जर्नी थी उसमें गेट की प्रिपरेशन का कितना योगदान था? क्योंकि हो सकता है कि अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होता, वो सही हो गया होता, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो गया होता, लेकिन इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि उसका इंटरव्यू भी निकल जाता। लेकिन ये बहुत सारे चांसेस हम लेकर ही सीखते हैं। आज का आप फाइनली किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ, आपको अच्छा पैकेज मिला, लेकिन उस जर्नी तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं ये गेट की प्रिपरेशन हेल्पफुल थी या नहीं थी, मुझे ये बताओ। सर जैसे कि मैंने बताया, जो फर्स्ट टाइम हम प्रिपरेशन करते हैं वो सबसे बेस्ट प्रिपरेशन रहती है, क्योंकि हम तब 0 से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे जो हमने पढ़ा है वही हमें बाद में बेनिफिट करता है। भले तुम बाद में गेट के लिए बाद में फिर PSU के लिए ट्राई करो, तो उसमें बस तुम्हें प्रैक्टिस और वो टेस्ट सीरीज लगाना इंपॉर्टेंट रहता है। पर मेन जो होता है वो अपना फर्स्ट ईयर जो स्टडी स्टार्ट करते वही रहता है पीरियड। वही सर। तो सेशन को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बट बस लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपसे ये कि आपका फाइनली सैमसंग में प्लेसमेंट हुआ। बहुत सारे बच्चों के लिए एक ये आंसर है कि सर एमटेक करके क्या करेंगे। अतीश ने IIT-BHU से अपना एमटेक किया है, अभी फाइनल कंप्लीट भी नहीं हुआ, जस्ट लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट मंथ है, और अतीश का प्लेसमेंट सैमसंग में हो गया।
सो आप अभी कितना हैप्पी हो, मतलब कितना सेटिस्फाई हो अपनी इस एमटेक जर्नी से? सर जब हमारा प्लेसमेंट सेशन दिसंबर से स्टार्ट हुआ था तब मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जैसे KBR, लमस, ऐसे प्रोसेस डिजाइनिंग वाली कंपनीज में चांस मिला था, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया था। तो मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। और प्लेसमेंट के चक्कर में मैंने इस बार गेट का भी प्रिपरेशन नहीं किया था, तो वो और एक मुझे लॉस हुआ। फिर मुझे लगा यार चलो करते रहते अपन। तो पर मैंने हार नहीं मानी, तो आखिर में एमटेक खत्म होने से पहले मुझे सैमसंग की अपॉर्चुनिटी मिली और उसमें हो गया सर मेरा। तो सो मुझे याद है आपके साथ मैंने IIT BHU के एमटेक का एडमिशन गाइडेंस का सेशन लिया था। उस टाइम पे आप काफी परेशान थे, यस सर। है ना? सेम डे वो हमारा सेशन कैंसिल हो गया था क्योंकि उसी दिन आपका एक इंटरव्यू था, लेकिन उसमें भी आपका नहीं हुआ था। तो मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि ये हर इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे, और देखना IIT BHU छोड़ने से पहले आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फाइनली वो हुआ, और इसलिए आतीश आज कानपुर आए हैं ना मिलने के लिए कि चलो अब फाइनली एमटेक कंप्लीट हो रहा है, जाना है, तो एक बार सबसे मिल लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा आप हमारे सिटी में आए। बस ऐसे बेटा आगे बढ़ते रहो, तरक्की के नए आयामों को टच करते रहो, और अपने जूनियर्स को सही गाइडेंस प्रोवाइड करो। एमटेक आपके लिए वो 2 ईयर का टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और एनहेंस करते हो, अपने जो स्ट्रेंथ है उसको और बिल्डअप करते हो, और फाइनली जरूरी नहीं कि PSU ही एक ऑप्शन मिले, लेकिन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते हैं और एक ना एक में आपको सक्सेस मिलती है। इसलिए गेट की प्रिपरेशन आप जरूर करिए। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे सर। और जरूरी ये है कि आप जिससे भी एक बार गाइडेंस लेते हो, तो जब भी आप गाइडेंस लेने जाओ तो कोशिश ये करो कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हो, किससे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि उस फील्ड का वो फेलियर हो। तो आपको अगर गाइडेंस लेनी है तो आप उससे गाइडेंस लीजिए जो उस फील्ड में जिसने जो है ना बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है ना? सही गाइडेंस हमेशा बहुत जरूरी है। गलत आदमी से अगर क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर भी गलत आएगा और आप फाइनली आप डिमोटिवेट होते हो। तो अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो हमसे पूछिए, या अगर हम जिससे सजेस्ट करते हैं आप उससे पूछिए। वो आपको सही गाइडेंस और सही जर्नी का डिटेल बताएगा कैसे आप जो है ना उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ठीक है? तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती हैं, बस एक मेहनत करने की जरूरत होती है। वो अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम भी आतिश बन सकते हो। IIT BHU के अंदर जाकर के रैंक भी इंप्रूव कर सकते हो और साथ में एक अच्छा पैकेज प्लेसमेंट के साथ भी ले सकते हो। बाकी अगर कोई डिटेल्स चाहिए, जो लोग IIT BHU जा रहे हो, ठीक है, तो अगर टाइम से अगर पहुंच जाओगे तो वहाँ पर तुमको आतिश मिल भी जाएगा। बिकॉज अभी आई थिंक जून एक के महीना बचे सर। एक अभी जून एंड तक रहेगा आतिश। ठीक है? बाकी इन फ्यूचर कभी भी आपको नीड होती है तो फिर आतिश आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक जो लोग भी IIT BHU जा रहे हैं। गुड लक बेटा। डटे रहो। ओके।